पढ़ लो। चुप। अच्छा पढ़ लो पहले। तो जो अच्छा आधे घंटे का बचा वो तो पढ़ लो, पूरा सिलेबस तो पूरा कर ले। तुम एक्सप्रेशन सबके सही है अब तो पढ़ ले हम, और एग्जाम में जो पूछा होगा वही करके आओगे, और जो दिया होगा वो नहीं। और गिवन का मतलब अच्छा पढ़ ले हम। अच्छा जो गलतियां करवाई वो हम नहीं करोगे गलती, ठीक है। अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अब पढ़ ले हम। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हमने लास्ट क्लास में बोला था, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वो मैं अगर बोलूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने के तो हमने 3 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे। जैसे मोल कंसेप्ट में सारी कैलकुलेशन यूजिंग मोल्स करते हैं, सेम वैसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में यूजिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग n इंटू वी भी हमने पढ़ा। लेकिन अगर बता मास गिवन हो तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट, लेकिन इसकी जगह अगर मोल्स गिवन हो तो भी मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये तीनों हमने फॉर्मूले बहुत चैप्टर्स में यूज करे। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मोल्स की केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को अगर केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते थे। लेकिन मतलब वहां पर बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो तो मोल को शो करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पर
जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को यूज करेंगे तो फिर हम किसको यूज करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और बता इसको हमने आयनिक में बफर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस या टाइट्रेशन में यूज करा कि एसिड बेस जब भी न्यूट्रलाइज होते हैं या एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन एसिड एंड बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाते। अब लेकिन वो सब हम किसके अकॉर्डिंग करते थे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लिख रही है। अब इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हमने अलग अलग चैप्टर्स में यूज करे उसका मेन स्टेटमेंट लिख ले फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, equal number of equivalents, equal number of equivalents of reactants, equal number of equivalents of reactants react with each other, react with each other to give, react with each other to give equal number of equivalents of products, to give equal number of equivalents of products, to give equal number of equivalents of products। अब इसका मीनिंग क्या है तो बोर्ड पर देख लें। जैसे बोलूं कोई भी जनरल रिएक्शन, इसमें हमने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे सपोज मैं बोलूं कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है M1A plus M2B gives N1C plus N2D, इसमें A एंड B रिएक्टेंट्स है, C एंड D प्रोडक्ट्स है। अच्छा इनकी बैलेंस्ड इक्वेशन में ये जो कोएफिशिएंट्स है M1 M2 N1 N2 ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को शो करते हैं मोल को। और बता मोल इन चारों के सेम रिएक्शन कर रहे हैं क्या, ए के M1 मोल रिएक्शन करेंगे तो बी के M2 मोल रिएक्शन करेंगे, सी एंड डी के अलग अलग N1 N2 मोल प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमने क्या लिखा, लिख ले बोल पर जितने इक्विवेलेंट्स ए के रिएक्शन करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स बी के भी करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स अकेले सी अकेले डी के भी प्रोड्यूस होंगे। मतलब होता है यहाँ पर हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का सम प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स के सम के इक्वल बोला, या हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इक्वल है, इंडिविजुअली इक्वल है। मतलब ए के जितना इक्विवेलेंट्स रिएक्शन करेंगे उतना ही बी के भी करेंगे और उतने ही सी या डी के भी प्रोड्यूस होंगे। और बता इसको हमने यूज भी करा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को। अच्छा हमने बता जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में बोला या बफर वाले क्वेश्चंस में तो बोला सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करो। और बता हमने क्या बोला था, जिसके कम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं उसी को हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट बोला। क्यों, क्योंकि बता हमेशा करेंगे तो इक्वल रिएक्शन ही ना हो। अगर मान लो ए के 8 होते और बी के 6 ही होते तो बता 6 बी के इक्विवेलेंट्स ए के भी 6 से ही रिएक्शन करते, तो बता जो ज्यादा होता वही बचता। क्यों, अब लेकिन ये इक्विवेलेंट्स इक्वल क्यों आते हैं, यूज इसको बहुत करा तुमने रेडॉक्स रिएक्शंस में भी, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल, लेकिन डायरेक्ट इक्वल क्यों कर देते थे, जबकि बताओ उनके मोल सबके अलग अलग। जैसे मैं बैलेंस्ड इक्वेशन ही बोलूं समझाने के लिए, एग्जांपल 3BaCl2 लिख भी लेना, ये 3BaCl2 plus 2Na3PO4 gives Ba3PO4 whole twice plus 6NaCl। मतलब बता यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन में इन सबके मोल इक्वल है क्या, ये क्या शो कर रही है बैलेंस्ड इक्वेशन कि 3 मोल BaCl2 completely reacts with 2 mole sodium phosphate to give 1 mole barium phosphate and 6 mole NaCl। मतलब बता तीनों के चारों के मोल इंडिविजुअली इक्वल या डिफरेंट, डिफरेंट। लेकिन हमने क्या बोला, फिर भी इनके इक्विवेलेंट्स इक्वल ही रिएक्शन करेंगे। कैसे, अच्छा चारों के मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करें तो चारों के मोल हमारे पास है ना, इनटू वैलेंसी फैक्टर कर दूं चारों का अलग अलग तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अच्छा ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, और सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज, चार्ज मत बोलो क्योंकि वो आयन का होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बता BaCl2 जो है
ये अकेला बेरियम आयन देगा ना एक ही, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 ही हुआ, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाए तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, बता कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, 6 इक्विवेलेंट्स हुए। अच्छा इसके मोल 2 है लेकिन वैलेंसी फैक्टर लाऊं तो बता ये जो है सोडियम आयन, यहाँ पर एक सोडियम आयन लेकिन वन इस पर चार्ज +1 है लेकिन ये है एक है 3 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 हो गया, तो बता इनटू 3 कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, इसके भी 6 ही रिएक्शन कर रहे जबकि मोल अलग अलग है। अच्छा इसका मोल 1 बेरियम फॉस्फेट, एक बेरियम पर चार्ज +2 लेकिन तीनों का कितना हो गया 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज सारे केटायंस के चार्जेस का सम टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो 1 × 6 में कितने इक्विवेलेंट्स हुए, इसके भी 6 ही हुए। अच्छा मोल इसके 6 है लेकिन वैलेंसी फैक्टर इसका एक ही क्योंकि ये NaCl एक ही देगा, तो बता नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके भी कितने आए 6 इक्विवेलेंट्स ही हुए ना, तो बता मोल सबके अलग अलग लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो इक्वल, अलग अलग इंडिविजुअली इक्वल है ना, कि जितना BaCl2 के कर रहे हैं उतने ही Na3PO4 के कर रहे हैं, उतने ही बेरियम फॉस्फेट के प्रोड्यूस हुए, उतने ही NaCl के प्रोड्यूस हुए, मतलब इंडिविजुअली इक्वल। तो बता अगर 6 इक्विवेलेंट्स इनके आपस में 6 से रिएक्शन करते तो 1 कितने से करेगा बताओ, 1 से करेगा, तो बता चाहे मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करने में या डायरेक्ट कर लूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, बता लिख भी बैलेंस्ड इक्वेशन तो भी तो इक्वल ही आए, इसलिए डायरेक्ट यूज कर लेते तुम। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तुम कोई इक्वेशन नहीं लिखते थे, डायरेक्ट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल कर देते थे, क्यों, क्योंकि करेंगे तो हमेशा इक्वल ही वो रिएक्शन। अब इसी का दूसरा स्टेटमेंट जो हमने बहुत यूज कर लिया, आयनिक में भी लिख ले सेकंड एज इट इज बोर्ड पर से, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मतलब रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, बोलो एसिड एंड बेस, और बता कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्शन करते, इसीलिए बता हमने पढ़ा भी था एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन पर दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो बता अगर तुमसे मैं कभी भी क्वेश्चन पूछा कहीं भी लिखा हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करें तो बता डायरेक्ट दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल करो, लेकिन अब ये रट मत लेना कि हमेशा N1V1 इक्वल्स टू N2V2 ही करना है, वो तो यहां था भी N और V, लेकिन बता W ऐसा एसिड की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे दूं तो N × V कर दोगे, लेकिन बेस के लिए मास दूं तो W/E से ले आओगे, या मोल दे दूं तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करने इक्विवेलेंस इक्वल है, एक ले सबको। इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट जो हमने इसका यूज करा था कोलराउश लॉ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अब वो कैसे किया था बता रहा हूं, तो लिख ले इन अ कंपाउंड AXBY, इन अ कंपाउंड AXBY, AXBY मतलब इलेक्ट्रोलाइट मान लो, और बता हमने पढ़ा जो जनरली जनरल फॉर्मूले में पहले होता है उसको केटायन बोलते हो, जो बाद में होता है उसको एनायन, तो A केटायन होगा B एनायन, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कितने हैं X एंड Y, लेकिन इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से अकेले AXBY के होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से अकेले A के भी होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अकेले B के भी होंगे, मतलब बता एनायन या केटायन या पूरे इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब जितने इक्विवेलेंट्स पूरे इलेक्ट्रोलाइट के होंगे उतने ही इंडिविजुअली केटायन एनायन के होंगे। तो जैसे एग्जांपल ही बोल दूं मैं H2SO4, तो बताइए H2SO4 जो है ये AXBY हो गया ना, A कौन है यहाँ H+ आयन, B कौन हो गया सल्फेट आयन, अब इनके नंबर ऑफ आयंस अलग अलग है ना, H2SO4 जब ब्रेक होगा तो बता इसका 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ आयन देगा और 1 मोल ही सल्फेट आयन देगा, तो बता दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल या डिफरेंट, बोलो
1 mole H2SO4 dissociates to give 2 mole H plus ion and 1 mole सल्फेट आयन। मतलब मोल इक्वल है या डिफरेंट, लेकिन मैं पूछूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाए तीनों के अलग अलग, तो बता ला सकते हो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2, तो कितने इक्विवेलेंट्स हो गए H2SO4 एसिड की बेसिसिटी। अच्छा ये दोनों तो आयन है ना, और आयन का वैलेंसी फैक्टर उन पर प्रेजेंट चार्ज होता है, तो बता कितने इक्विवेलेंट्स आए। अच्छा H प्लस आयन पर चार्ज 1, तो 2 इंटू 1, लेकिन सल्फेट आयन पर मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो उसका चार्ज 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके भी कितने हुए 2, तो बता इंडिविजुअली इक्वल होते, तो बता मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 2 इक्विवेलेंट्स H2SO4 से 2 इक्विवेलेंट H प्लस आयन एंड 2 इक्विवेलेंट ही सल्फेट आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो बता 1 से कितने प्रोड्यूस होंगे 1 इक्विवेलेंट केटायन 1 इक्विवेलेंट एनायन। तभी तो बता हमने कॉलराश लॉ में जब बोला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AXBY, तो बता डायरेक्ट केटायन एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज का सम कर देते थे ना, तो बता यही तो करा था हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज हो, तो मतलब मीनिंग समझ में, तो बता यूज कर लेंगे ये। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट्स को बाद में कंफ्यूजन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कब यूज करना है कब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बता तुमने बचपन से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करी तो बता हमेशा उसमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर स्टोइकियोमेट्री को यूज किया ना, तो ये फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कब यूज करेंगे। तो सबसे सिंपल चीज बोलो, एक तो रेडॉक्स रिएक्शन हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करना कैलकुलेशन जल्दी होती है, दूसरा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो तो भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से जल्दी, और थर्ड जब तुम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ही ना पाओ, तुम्हें आए ही नहीं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, तो स्टोइकियोमेट्री करोगे कैसे यूज। उसके लिए सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन इज मस्ट, और बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हें आती नहीं हो तो लिखोगे कैसे, तो फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कर सकते हो यूज। अच्छा ना भी आती हो तो भी उनके रिएक्टेंट जो भी होंगे उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस तो इक्वल ही करेंगे ना, और रिएक्टेंट के भी इक्वल कर सकते हो, तो बताइए एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट के भी तो इक्वल कर सकते हो। तो जैसे मैं तुम्हें अननोन सब्सटेंस दे दूंगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जैसे बोल देगा अननोन मेटल रिएक्शन करती है किसी से, अब बता तुम बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख सकते जब तक कि मैं तुम्हें मेटल का नाम ना बताऊं, तब तक तुम लिखोगे कैसे रिएक्शन, तो बता लेकिन उसके जो भी इक्विवेलेंट्स होंगे वो तो इक्वल रिएक्शन करके इक्वली प्रोड्यूस करेंगे ना, तो अननोन सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना, या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो या रेडॉक्स रिएक्शन हो, इन्हीं में तुमने हर जगह यूज करा है, या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले तो हम वैसे भी अलग से यूज कर ही लेते, इसको ज्यादा काम हमने लेना है नहीं, तो डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनके लिए, तो मीनिंग क्लियर सबको, क्वेश्चन लिख ले जिससे क्लियर हो जाएगा। How much volume of how much volume of how much volume of 1 m NaOH solution, how much volume of 1 m NaOH solution must be mixed with और बस एक ले 12 ग्राम NaH2PO4, 12 gram NaH2PO4 to convert it into Na3PO4, Na3PO4। अब इसमें रुक जा, सुन लो, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में भी करवा सकता था, अब वहां पर भी बस हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अलग से नहीं पास बताया नहीं था, लेकिन बोर्ड पर देख लो पहले इस क्वेश्चन में पता तुमसे बोला क्या है, अब यहाँ क्या बोला था NaOH सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम मिक्स करे, तो बता पहली चीज ये NaOH एसिड या बेस, अच्छा था ये NaH2PO4 जो इसमें मिक्स कर रहे हो, बता ये एसिड है बेस है सॉल्ट है, अच्छा नॉर्मल या एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्ट, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि बता ये H3PO4 से बना है ना, और PO4 में बता तीनों रिप्लेसेबल होते हैं, अच्छा इसमें रिप्लेस किए कितने ये भी बताया उसने क्वेश्चन में,
रिएक्शन में रिप्लेस कर कितने रहा, पढ़ो क्या लिखा है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, Na3PO4, मतलब बता इसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज कि जो एसिड की बेसिसिटी होती है वैलेंसी फैक्टर, सेम वैसे एसिडिक सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर भी रिप्लेसेबल H प्लस आयन होते हैं। वो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं देखते इसमें, एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने या बेसिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल OH आयन कितने हैं। तो बता इसका वैलेंसी फैक्टर भी हो गया। अच्छा लेकिन भाई ये एसिडिक सॉल्ट मतलब इसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, मतलब ये एसिड ही हो गया ना एक तरह से। और बता एसिड बेस को मिक्स करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, और अभी बोला था न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करना, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, लेकिन लिखेंगे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ इक्वेलेंस इक्वल कर दो, तो लिख ले। तो बता करना क्या, बता इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ NaH2PO4। अच्छा बता नंबर ऑफ इक्वेलेंस लाने के लिए NaOH के लिए N इंटू V यूज करोगे, लेकिन बता NaH2PO4 के लिए मास गिवन है इसलिए W/E करूंगा यूज। अच्छा बता ये एटम है या मॉलिक्यूल, NaH2PO4 का इक्विवेलेंट वेट तो हमें लाना पड़ेगा ना, तो कैसे लाओगे उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसने ये लाइन क्यों लिखी कि NaH2PO4 कन्वर्ट किसमें होता है, तभी तो बता तुम्हें इसका रिप्लेसेबल H प्लस आयन मिले तो वैलेंसी फैक्टर मिला ना इसका। तो यहां पर इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, अच्छा मोलैरिटी 1 है, वैलेंसी फैक्टर भी उसका 1, वॉल्यूम हमने लाना है। अच्छा मास की वैल्यू कितनी गिवन है 12 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट सम ऑफ एटॉमिक मासेस से मॉलिक्यूलर वेट लाओगे 120 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, तो वॉल्यूम विल बी 1/5 लीटर या 0.2 लीटर, या आंसर मिलीलीटर में हो तो 200 मिलीलीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज कर सकते हो। और ये ध्यान रहेगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो तो इसी से करो, कैलकुलेशन इजी होगी, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लिख लें क्वेश्चन, हाउ मच मास ऑफ KOH, how much mass of KOH required for the complete neutralization of 4.9 gram H2SO4, 4.9 gram H2SO4। अच्छा फिर से बता, दिख रहा है KOH H2SO4 दोनों, लेकिन एसिड और बेस है ना, फिर से ये और एसिड बेस है, तो बता न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करो जल्दी होगा। तो बता दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से इक्वल कर दोगे, अब लेकिन बता इक्विवेलेंस लाने के लिए दोनों के क्या है मासेस ही है, तो W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2 ही करोगे। अब W1/E1 अपॉन या W2/E2, अच्छा यही जो मैंने लिखा बता इसी को मैं W1/W2 इक्वल्स E1/E2 लिख सकता हूँ। तो बता यही तो फैराडे सेकंड लॉ है, तो फैराडे सेकंड लॉ भी यही है कि मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है। तो बता वही तो हमने इसी से तो बोला था वो सब, और उसके लिए भी पहले यही बताया था 1 फैराडे से 1 इक्वल टू E ग्राम, तो ये तो चीज है वो, तो मीनिंग क्लियर सबको ये। अब इसी में यहाँ पर KOH का तो मास हमने लाना है। अच्छा ये दोनों जो है फिर से एटम या मॉलिक्यूल, तो फिर से इनके लिए बता इक्विवेलेंट वेट तो कैसे लाओगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, अलग से लाने की जरूरत नहीं, यही रखो, कैलकुलेशन इजी करनी है हमने। अच्छा KOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 56, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, ऑक्सीजन का 16 तो 56 अपॉन वैलेंसी फैक्टर KOH का 1। अच्छा H2SO4 का मास 4.9, मॉलिक्यूलर वेट 98, वैलेंसी फैक्टर 2, तो मास ऑफ KOH विल बी, सबका हो गया
तो मतलब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन, यहाँ दोनों क्वेश्चन में मैं इसको स्टैइकियोमेट्री से भी कर सकता था इन दोनों क्वेश्चंस को, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के जल्दी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से होते हैं। तो द मीनिंग क्लियर सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। in a metal oxide, in a metal chloride, sorry, in a metal chloride, in a metal chloride, 60% by mass, 60% by mass, metal is present. 60% by mass, metal is present. Find equivalent weight of metal. Find equivalent weight of metal. अब यहाँ बता, इसमें पहले तो मुझे क्वेश्चन सुन ले, इसमें ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कई बार कंपटीशन में। इसने था क्या लिखा है, मेटल क्लोराइड, लेकिन बता मेटल का नेम पता है क्या? तो बता मैं इसको स्टैइकियोमेट्री से कर ही नहीं सकता। तो अच्छा, इसका 60% बाय मास है, इसका मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, क्या मीनिंग हो गया इसका कि 60 ग्राम मेटल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मेटल क्लोराइड, क्योंकि कंपाउंड कौन है, मेटल क्लोराइड। तो 100 ग्राम मेटल क्लोराइड में 60 ग्राम मेटल है। तो बता, अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हो, अननोन मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछे या कुछ और पूछे, तो इनकी रफ अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो, रफ इक्वेशन, एग्जैक्ट नहीं है वो। अच्छा, ये मेटल क्लोराइड जब बना होगा तो मेटल ने क्लोरीन से रिएक्शन की होगी, तभी मेटल क्लोराइड बना होगा ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बता रिएक्टेंट्स कौन होंगे, मेटल और क्लोरीन होंगे, मेटल एंड क्लोरीन। अच्छा, मेटल का मास कितना है, 60 ग्राम, मेटल क्लोराइड का 100 ग्राम। तो बता क्लोरीन कितने ग्राम रिएक्शन करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या डायरेक्ट भी सोच सकते थे, बता मेटल उसमें 60% है तो 40% कौन होगी, क्लोरीन, क्लोराइड नहीं, क्लोरीन। बता क्लोरीन होगी 40%, या बता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्शन करेंगे मासेस उतना तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बता मास ऑफ क्लोरीन विल बी 100 माइनस 60 मींस 40 ग्राम क्लोरीन। अब बता ये दोनों रिएक्टेंट है, हमें नहीं पता मेटल का नाम क्या है, लेकिन बता इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो इक्वल रिएक्शन करेंगे ना। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन, यही करोगे। तो मेटल का मास पता है, इक्विवेलेंट वेट लाना है। अच्छा, क्लोरीन का मास पता है, अच्छा क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट जो डेफिनेशन में लिखा था वही उनके इक्विवेलेंट वेट है। ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 108। डायरेक्ट पुट करोगे उनको कहीं भी मिले तो, और सॉल्व करोगे तो 53.25 आंसर। तो बता तुम इसको स्टैइकियोमेट्री से तो वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कैलकुलेशन इजी। अच्छा, मैं इसमें डायरेक्ट वर्बली चेंज बोल रहा हूँ, तुम मुझे बताना। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता मेटल क्लोराइड, अब मैं चेंज बता रहा हूँ बस, इसी क्वेश्चन में क्या करता, मेटल क्लोराइड की जगह मेटल ऑक्साइड बोलता तो बताइए ऑक्सीजन का मास हो जाता फिर, लेकिन इक्विवेलेंट वेट 8, आंसर बदल जाता फिर। या मेटल हाइड्राइड बोल दूं तो हाइड्रोजन का, लेकिन इक्विवेलेंट वेट 1, आंसर फिर चेंज होता। तो बता मेटल क्लोराइड बोल दे, या मेटल ऑक्साइड बोल दे, या मेटल हाइड्राइड बोल दे, तीनों में से कुछ भी बोले, बात एक ही है। कर लेंगे क्वेश्चन ये, तो ये वाला क्वेश्चन मिलेंगे, कर लोगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसी क्वेश्चन का एक और चेंज, मैं तुम्हें अगर इस मेटल की वैलेंसी दे दूं तो इसका एटॉमिक वेट ला सकते हो क्या? हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो बता वैलेंसी दे दूं तो ये ला सकते हो। अब एक चीज सुनना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुमने बोला था इक्विवेलेंट कंसेप्ट है नहीं, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था वो, उसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉड्यूल में तुम देखोगे तो इसके बाद उसमें लिखे होंगे मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड्स,
जो हम ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, और लिखे होंगे इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन मेथड्स जो मैं करवा चुका। अननोन एलिमेंट का मेटल, बता अभी तुमने बोला ना मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्राइड, क्लोराइड कर लोगे, हाँ कर लिया तुमने, तो वो कर लोगे। और एटॉमिक वेट के भी जो में एक ही क्वेश्चन, और भी मेथड्स लिखे होंगे लेकिन वो नहीं कर, और मैं इस चैप्टर में से बोल रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज कर देना ओनली, क्योंकि उसमें से कुछ उसमें लॉज भी लिखे होंगे, लेकिन लॉज खाली दो आते हैं कंडीशन में जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एवोगाड्रोस लॉ जो हमने यूज करा, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमने बोल था लास्ट क्लास में कि जो बैलेंस्ड इक्वेशंस होती है सारी केमिकल इक्वेशंस वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है। ये दो बस ध्यान रखने, बाकी जो लॉज है वो एनसीईआरटी में ही नहीं, तो जो एनसीईआरटी में वो हमने पढ़ लिया, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और सब अच्छे से पढ़ाई करोगे, और रिवीजन बस ध्यान से करना। पहले मैं केमिस्ट्री के लिए बोला, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस, फिजिकल केमिस्ट्री में रिवाइज जब करो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो पॉइंट्स हमें याद नहीं आते, तो एक बार पहले पढ़ लेना फिर क्वेश्चंस कर लेना, और क्वेश्चंस भी सारे नहीं करने हमने, या तो केमिस्ट्री एट ए ग्लांस कर लो, या जो हमने सेकंड एक्सरसाइज है मेनली एग्जाम वाली, उससे हम आने वैसे ही क्वेश्चन, तो कोई टफ नहीं आना, तो सब विक्ट्री सेलिब्रेशन मिलोगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी दूसरी क्लास है तुम्हारी, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है अभी तुम्हारा, ठीक है। अरे क्लास, दूसरी क्लास सर के क्या बोल,